बाद में विजेंद्र सोलंकी बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा, बीकानेर में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली। उदयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया जीत का मंत्र। किलो नकली घी सीज किया गया। सीएमएचओ प्रथम की टीम ने कार्रवाई की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। अमित शाह ने बीकानेर, उदयपुर और जयपुर का दौरा कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शाह ने बीकानेर में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली, जहां बैठक में अमित शाह के तीखे तेवर दिखाई दिए। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि जनता की काम करें, सरकार बने 3 महीने हो गए, धरातल पर काम करें। वहीं इसके बाद अमित शाह उदयपुर पहुंचे। उदयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। शाह ने फिर एक बार प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें जीतने का संकल्प दिलाया। अमित शाह ने जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी शिरकत की। हम 2014 में राजस्थान के सामने आए, आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। हम 2019 में आए, आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाली। और अभी अभी चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी भजनलाल के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2 दिन पहले ही हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद में हमारा आह्वान किया। वहां से 2 नारे दिए गए। पहला नारा था, अब की बार, अरे जोर से बोलो, महाराणा प्रताप की भूमि के कार्यकर्ता हो, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, जोर से बोले जरा, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ये परिवारवादी पार्टी है। इतना ही नहीं, ये दिशा विहीन पार्टी। मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाने का काम किया। हर गरीब को घर का घर दिया, शौचालय दिया, गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, 5 लाख तक की सभी दवाइयों का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। अब अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है, तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी। भाइयों और बहनों, हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर बताओ, सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? सब सीटों पर कमल विजयी होगा। 400 पार करेंगे क्या? फिर से मोदी सरकार बनाएंगे क्या? हम
हमने वादा किया था हिमाचल में पालमपुर कार्यकारिणी में कि हम राम मंदिर बनाएंगे। भगवान राम जो करोड़ों लोगों के आराध्य है, वो एक टेंट में अपमानित होकर अपना स्थान गंवाकर बैठे थे। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। कहीं पर भी इनकी मंशा नहीं थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। हम कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे और वहीं बनाएंगे जहां रामलल्ला का जन्म हुआ था, मगर हमें ताने लगाए जा रहे, कब बनाएंगे, कब बनाएंगे। और इस 22 जनवरी 2024 को वो दिन आ गया, मोदी जी ने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर पूरे भारत को हर्षित और आनंदित कर दिया। भजनलाल जी ने, भाजपा सरकार ने 450 रुपये में गैस का सिलेंडर हर गरीब को देने का काम किया है। 70 लाख से ज्यादा माताओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भजनलाल शर्मा की सरकार ने किया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अचानक गोवंश के आने से भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 वाहन आपस में टकरा गए। इस दौरान हादसे में गाड़ियों में सवार 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें पिनांग सीएससी पहुंचाया गया। वहीं गंभीर घायलों को अलवर रेफर किया गया। मामले की सूचना पर डीएसपी उदय सिंह मीणा और राजगढ़ थाना अधिकारी रामजी लाल मीणा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह की राजस्थान क्रिकेट में एंट्री के साथ ही पराक्रम सिंह चूरू क्रिकेट संघ के संपन्न हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। चुनाव अधिकारी भागीरथ शर्मा, आरसीए के वाइस प्रेसिडेंट शक्ति सिंह राठौड़, जिला स्पोर्ट्स काउंसिल चूरू के ऑब्जर्वर और जिला ओलंपिक संघ चूरू के सचिव की देखरेख में चुनाव संपन्न करवाए गए। इससे पहले पराक्रम ने दिल्ली में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट पद का भी चुनाव जीता है। इस दौरान अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने पर पराक्रम ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और कहा कि जिले में क्रिकेट प्रतियोगिताओं की अधिकाधिक आयोजन, खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने के लिए अत्याधुनिक संसाधन मुहैया कराने और ग्राउंड तक की सभी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जिला क्रिकेट संघ चूरू की नवीन कार्यकारिणी में अध्यक्ष के साथ 3 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 2 संयुक्त सचिव और 7 कार्यकारी सदस्य चुने गए। अपन सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं चूरू जिला क्रिकेट संघ के चुनाव के उपलक्ष्य में। सुशील जी के मार्गदर्शन और आप सब के सहयोग और आशीर्वाद से आपने मेरे को अध्यक्ष की, जिला संघ के अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मेरी क्षमता के हिसाब से पुरजोर ताकत लगा के और चूरू जिला संघ को राजस्थान में सिरमौर बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। अभी आप सब लोगों ने एक मांग रखी है कि हमारे यहाँ पे, हमारे ज़िले में ऐसा क्रिकेट का कोई ग्राउंड नहीं है। जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके लिए हमारे को झुंझुनू जाना पड़ता है। तो 1 साल की समय सीमा मैं आपके लिए नहीं, खुद के लिए तय कर रहा हूँ। 1 साल के अंदर अंदर अपना खुद का यहाँ पे क्रिकेट का ग्राउंड होगा और ऐसा ग्राउंड होगा जिसको लोग देखने आएंगे, कहेंगे कि साहब ग्राउंड देखना है तो चूरू का ग्राउंड देखना। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनावी मोड में है। यूथ कांग्रेस के बाद राजस्थान महिला कांग्रेस ने महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि बढ़ती महंगाई के चलते लोगों का जीना बेहाल हो गया है। जल्दी महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। फिर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर महंगाई के मुद्दे को लेकर आमजन से चर्चा करेंगे। राखी गौतम ने आगे कहा कि केंद्र सरकार का महंगाई कंट्रोल पर बिल्कुल ध्यान नहीं। वैट कम करने के अपने वादे से सरकार पीछे हट गई है। केंद्र सरकार जो कि पिछले 10 साल से लगातार बढ़ती महंगाई में कभी ध्यान नहीं जा रहा है। हम बहनें जो हैं, महिलाएं
सबसे ज़्यादा इस चीज़ का उनको इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि बहनें हमारी महिलाएं जो हैं वो घर चलाती हैं, घर के साथ उसको परिवार का और भी चीज़ों का, बच्चों का, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पिछले 2014 में जो भाव थे और आज 2024 में हर चीज़ के भाव दुगने हो गए हैं। हम बहनों पे जो असर आया है घर का, बाहर का, और भी कितने तरीके की जो खर्ची हुई है, इसी न्याय को लेकर के जा रहे हैं। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी और अब इसीलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल रूप से शुभारंभ किया। जोधपुर में JNVU में इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की गई। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को देखने के लिए विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में विशेष व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव ने की। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव ने बताया कि PM उषा परियोजना के तहत विश्वविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का विकास, नवीनीकरण की कार्य, शोध परियोजनाओं की स्वीकृति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नए पाठ्यक्रम सहित कई सुविधाओं का विकास होगा। जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली ने बताया कि विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए की अनुदान राशि से गुणवत्तात्मक शिक्षा के प्रभावी संसाधन और शिक्षण शोध कार्य में विकास किया जाएगा। PM उषा योजना के अंतर्गत मेरू एक प्रोग्राम है, उसमें ये हमारे लिए जोधपुर शहर के लिए हर्ष का विषय है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत हुई है और 20 करोड़ रुपए की राशि MDM इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए स्वीकृत हुई है। आज बहुत गौरव का दिन है जब स्वयं प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपनी इस योजना के तहत 26 विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ की राशि सैंक्शन की है। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे इस स्तर पर ये PM उषा के तहत मेरू ग्रांट दी गई। को लेकर टोंक बीजेपी कार्यालय पर बैठक हुई और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस मौके पर मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड और लापरवाह शिक्षकों के साथ पंचायत राज में मनमौजी अफसरों पर सख्ती की बात कही। मंत्री दिलावर ने आगे कहा कि मैं हिजाब के बिल्कुल खिलाफ नहीं, लेकिन विद्यार्थियों को विद्यालय में गणवेश में आना ही होगा, इसमें कोई लापरवाही बरती नहीं जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोरण ग्राम पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी नहीं मिला, रजिस्टर भी मेंटेन नहीं था, ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अलवर में बीप मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि गौमाता के हत्यारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटों को बीजेपी ही जीतेगी। आज का मुख्य कार्यक्रम तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया और उसके नाते कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और कार्यकर्ताओं की मीटिंग के नाते पार्टी की जो बातें करनी थी वो हमने कार्यकर्ताओं से की है, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य ये है कि राजस्थान में 25 में से 25 सीट जीतनी है और हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। दौसा नगर परिषद में नए आयुक्त को कार्यभार सौंपने के दूसरे ही दिन UDH के प्रमुख शासन सचिव T रविकांत ने नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया। परिषद में पट्टों की फाइलें वर्षों से धूल फांक रही थी, जिस पर सचिव ने अधिकारियों से सवाल जवाब किया और फाइलें साथ ले गए। इस दौरान सचिव ने धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए। आज मैंने यहाँ पे दौसा नगर परिषद का निरीक्षण किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि जनता को राहत मिले और इसी सिलसिले में हम कार्यालय को निरीक्षण वगैरह भी कर रहे हैं ताकि जमीनी हकीकत जो है वो जितने बैठे हैं वो पता लगे। मैंने देखा कुछ पट्टों की पत्रावलियाँ देखी, वो काफ़ी मतलब 1 साल से बिल्डिंग पड़े हुए हैं, उस जो भी संबंधित है उनकी खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। और कुछ नगर परिषद के जो वर्क्स वो भी बड़े धीमी गति से चल रहे हैं और उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी जो है संबंधित इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर आलोक रंजन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद दुर्ग पहुंचे, जहां कलेक्टर ने सूरजपोल गेट, विजय स्तंभ, व्यू पॉइंट इलाके का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों से चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गाइड के निर्धारित ड्रेस के साथ आईडी कार्ड भी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुर्ग भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लपकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। जोधपुर में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के युवा नेता सुनील चौधरी की पाली लोकसभा मिलन यात्रा बिलाड़ा पहुंची। बिलाड़ा में यात्रा कोऑपरेटिव सोसाइटी गोदाम से रवाना हुई। इसी बीच शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद बदेड़ चौक पहुंची यात्रा के दौरान बीच रास्ते में आने वाले मंदिरों में पूजा अर्चना भी की गई। नई सब्जी मंडी में यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान सुनील चौधरी का 51 किलो की माला से युवा नेता लोकेश सिरवी के नेतृत्व में पहनाकर स्वागत किया गया। युवा नेता सुनील चौधरी ने बताया कि पाली लोकसभा क्षेत्र में हमने एक उत्कृष्ट जनसंपर्क यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा हमारे संगठन के जनसंपर्क यात्रा के शुभारंभ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कदम रहा है। मरु महोत्सव 2024 का जैसलमेर के पोखरण में आगाज होगा। नेपालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना और शोभा यात्रा के साथ महोत्सव का आगाज किया जाएगा। महोत्सव में लोक कला संस्कृति के साथ आध्यात्मिकता का संगम देखने को मिलेगा। महोत्सव की पूर्व संध्या पर सालम सागर तालाब पर 1001 दीपदान का प्रशासन द्वारा आज कार्यक्रमों का आगाज किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों और शहरवासियों ने भाग लिया। इस दौरान एसडीएम गोपाल परिहार, एएसपी गोपाल सिंह भाटी, तहसीलदार पारसमल, नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित मौजूद रहे। इस दौरान दीपदान के अवसर पर फर्स्ट इंडिया न्यूज की एसडीएम गोपाल परिहार और एएसपी गोपाल सिंह भाटी से खास बातचीत हुई। आप भी सुनिए। विश्वविख्यात मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है। पोखरण में दीपदान के साथ ही कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। परमाणु नगरी पोखरण में इस बार जो है मरु महोत्सव का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर आज सालम सागर तालाब पर दीपदान का कार्यक्रम किया गया है। हम आपको एक नज़ारा दिखाते हैं दीपदान के कार्यक्रम का। यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है, लोगों में खासा जोश व उत्साह देखा जा रहा है। करीब 1001 दीपों द्वारा जो है दीपोत्सव, जैसे दीपावली मनाई जा रही है वैसे उसी तरह से दीपावली मनाई गई है और दीपदान के साथ ही मरु महोत्सव के कार्यक्रमों का आगाज हो चुका है। लोक कला संस्कृति के साथ ही आज जो आध्यात्मिकता का नज़ारा देखने को मिल रहा है वो बहुत ही शानदार है। प्रशासनिक अधिकारी है हमारे साथ जो है पोखरण उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके के कार्यक्रम और क्या व्यवस्थाएं हैं? मरु मेला 2024 जिसका आगाज कल 21 फरवरी से पोखरण नगरी से शुरू हो रहा है, उस मरु मेले में अधिकाधिक सहभागिता बढ़ाने के लिए, एक जन जागरण के लिए आज हमने उसकी पूर्व संध्या पर सालम सागर तालाब और नेपालेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हमने दीपदान करके एक दीपोत्सव मनाया है और जिसमें सारे हमारे पोखरण क्षेत्र के सभी अधिकारी, कर्मचारी और सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी नागरिकगण इसमें उपस्थित हैं और लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ दीपदान इस समारोह में भाग लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि जो कल का मरु महोत्सव का आगाज है वो बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। सर, लोक कला और संस्कृति के साथ ये आध्यात्मिक संगम इस बार देखने को मिल रहा है। कौन कौन से विशिष्ट अतिथि होंगे और कौन पधार रहे हैं? सभी अतिथिगण में माननीय विधायक महोदय पोखरण, प्रधान साहब, चेयरमैन साहब नगरपालिका पोखरण, इन सबको हमने आमंत्रित किया, पधारेंगे। प्रशासनिक हमारे अधिकारी, जिला कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सारे जिला स्तर के अधिकारीगण, पर्यटन विभाग के अधिकारीगण सब पधारेंगे। बाकी हमने निमंत्रण व्यवस्थाएं सारी पत्रकार बंधुओं से लेकर सभी नागरिकों के लिए व्यवस्था की है। कल शोभा यात्रा शुरू होगी सुबह यहाँ से 9:30 बजे से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होगी और शाम को जो कल्चरल नाइट जो भव्य होनी है वो लोहार की गांव के दौरों में और बढ़िया सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। हमारे साथ एडिशनल एसपी गोपाल सिंह भाटी साहब ये, उनसे भी बात करेंगे। सर, बहुत बड़ा महोत्सव है, मरु महोत्सव है, डेजर्ट फेस्टिवल है, काफ़ी लोग यहाँ पहुँचेंगे, पर्यटक पहुँचेंगे, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है? कल से आयोजित होने वाले जो मरु महोत्सव है इसके तहत पुलिस प्रशासन की पूरी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पर्याप्त जाब्ता सभी जगह लगाया गया है। पोखरण में होने वाले आयोजन को लेकर और लोहारकी के आयोजन को लेकर
पर्याप्त जाब्ता लगाया है और अच्छे से कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाएगा। ये थे हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी गोपाल परिहार व एडिशनल एसपी साहब गोपाल सिंह भाटी। इनका कहना है कि पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। आज दीपदान के साथ ही कार्यक्रमों का आगाज हो चुका है। पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन ने करीब 200 से 250 पुलिस कार्मिक लगाए हैं। उसके साथ ही कल जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय भी महोत्सव के कार्यक्रम में भाग लेंगे। सहयोगी भूपेंद्र राणा के साथ चंद्रशेखर दवे, फर्स्ट इंडिया न्यूज पोखरण। वहीं जैसलमेर के नाम देवरा में आर्मी रेंज में करीब आधा दर्जन चिंकारा हिरण के शिकार का मामला सामने आया, जिसके बाद वन विभाग, पुलिस और वन्य जीव प्रेमियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद आर्मी रेंज से अनुमति मिलने पर वन विभाग की टीम ने आर्मी के अधिकारियों की उपस्थिति में करीब 4 घंटे तक अवशेष एकत्रित किए। वहीं वन विभाग को चिंकारा हिरण शिकार मामले में 4 परिवाद मिले हैं। चारों परिवाद को वन विभाग ने दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान वन्य जीव प्रेमी भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्य सचिव सुधांश पंत का ब्यूरोक्रेसी के लिए होमवर्क का दौर जारी है। इसके तहत 27 फरवरी को सुबह 10 बजे पंत फिर से ब्यूरोक्रेसी की बड़ी बैठक लेंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने 27 फरवरी की सुबह होने वाली बड़ी बैठक के लिए होमवर्क देते हुए कुछ बिंदुओं पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी, बल्कि इसके लिए संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी भी निश्चित कर दिए हैं। बैठक में सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग के विशिष्ट बिंदुओं की संक्षिप्त निर्धारित प्रारूप में सूचना देनी होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव राजेंद्र विशाल की तरफ से जारी आदेश में विभागों से इसके बारे में निश्चित प्रपत्र में जानकारी मांगी गई। झालावाड़ शहर के लोगों की जिंदगी इन दिनों खतरनाक समस्या से जूझ रही है। शहर में अवैध ईंट भट्टों से फैलती जहरीली गैस की वजह से लोग परेशान हैं और इन अवैध भट्टों के चलने पर रात को जहरीली गैसें निकलती हैं जो पूरे शहर में गंदी बदबू फैलाती है और आम जनजीवन को नुकसान पहुंचाती है। कई बार स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से कार्रवाई करने की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीते दिनों जब कोटा में ईंट भट्टों के विरुद्ध कार्रवाई की गई तो झालावाड़ से कोटा में अवैध भट्टों का संचालन करने वाले लोग भाग भागकर झालावाड़ पहुंच गए और धड़ल्ले से अवैध ईंट भट्टों का संचालन कर रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी के चलते ईंट भट्टों का संचालन कर रहे लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसे लेकर लोग लगातार प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इनकी पहले शिकायत मिली थी तो इस पे जो सरकारी भूमि पे ये बने हुए हैं इन पे 91 की कार्रवाई की गई है, जिस पे इनका जुर्माना हुआ है। और बाकी जिस तरह की अब मिल रही है तो हमें इनको नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो सख्त कार्रवाई करके एक मैसेज देंगे और शहर को साफ सुथरी हवा में रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ऊर्जा विभाग से बिजली कंपनियों में उच्च स्तर पर खाली हुए पदों का अतिरिक्त चार्ज। अजमेर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक का केपी वर्मा को दिया गया चार्ज। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के एमडी का मुनीश बंसल को अतिरिक्त चार्ज। जयपुर डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक पद का एसएस नेहरा को चार्ज। राजस्थान विद्युत उत्पादक निगम के अंदर निदेशक टेक्निकल देवेंद्र श्रृंगी की यथावत जिम्मेदारी रखी गई। उत्पादन निगम में निदेशक प्रोजेक्ट के पद का कजोड़मल मीणा को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आरवीपीएनएल के टीडी पद का कमलेश कुमार मीणा, निदेशक ऑपरेशन सुरेश चंद मीणा। जोधपुर डिस्कॉम के टीडी के पद का संजय वाजपेयी को अतिरिक्त जिम्मा दिया गया। अजमेर डिस्कॉम के टीडी के पद का मुकेश चंद को जिम्मेदारी दी गई है। विभाग के संयुक्त सचिव गिरधर ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर दरअसल ये कि बिजली कंपनियों में उच्च स्तर पर जो खाली पद थे उन पर अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। अजमेर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक का केपी वर्मा को चार्ज दिया गया है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के एमडी का मुकेश बंसल को चार्ज दिया गया है। और ये सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है उस लेटर की कॉपी जिसमें चार्ज दिया गया है। तकनीकी निदेशक पद का एसएस नेहरा को चार्ज दिया गया है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में निदेशक टेक्निकल देवेंद्र श्रृंगी की यथावत जिम्मेदारी रखी गई है, जबकि उत्पादन निगम में निदेशक प्रोजेक्ट के पद का कजोड़मल मीणा को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। मेरे सहयोगी विकास जोड़ गए। विकास, जिस तरीके से जिम्मेदारियां दी गई हैं, आपको लग रहा है अतिरिक्त चार्ज के साथ जो जिम्मेदारी दी गई उस अतिरिक्त चार्ज के साथ वो पूरा काम हो सकता है जो एक फुल फ्लैश्ड अधिकारी के साथ हो? देखिए विजेंद्र, जिस तरह से आज ऊर्जा महकमे को लेकर के फर्स्ट इंडिया ने सुबह ही एक संकेत दिए थे कि उच्च स्तर पर
जो बड़े पद हैं वो सारे पद अगले 24 घंटे के अंदर खाली हो जाएंगे। उसी पदों पर अतिरिक्त चार्ज के रूप में अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। ये जो अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, मैं आपको अपडेट कर दूं, तमाम वो अधिकारी है जो कि सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं और इनको आपस में जिम्मेदारियां दी गई है, क्योंकि आज पूरा दिन भर ऊर्जा विभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण इस बात को लेकर के है कि आज तबादलों का अंतिम दिन है और बड़े स्तर पर ऊर्जा विभाग की अलग अलग कंपनियों में तबादलों की कशमकश चल रही है। देर रात तक अभी ऊर्जा विभाग के अलग अलग कंपनियों के अंदर तबादला आदेश जारी हो रहे हैं और उसी के चलते जो प्रबंधन के स्तर पर जो फैसले लिए जाने हैं वो फैसले भी पेंडिंग है, इसलिए अतिरिक्त चार्ज के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। मैं आपको अपडेट कर दूं इसके अंदर की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अजमेर डिस्कॉम एमडी के लिए दी गई है, जो कि केपी वर्मा, जो कि अभी इस वक्त जयपुर डिस्कॉम में डायरेक्टर टेक्निकल के रूप में काम कर रहे थे, उनको अजमेर डिस्कॉम का एमडी जो है उसका अतिरिक्त चार्ज दिया गया। उसके अलावा मुकेश बंसल जो है, जो कि ऊर्जा विकास निगम में बतौर चीफ इंजीनियर काम कर रहे थे, उनको अनुभव का फायदा देते हुए उनको एमडी की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इसके अलावा अलग अलग बिजली कंपनियों की बात करें तो एसएस नेहरा जो है एडिशनल चीफ इंजीनियर है, हेडक्वार्टर है, सीनियर मोस्ट अधिकारी है जयपुर डिस्कॉम में, उनको जयपुर डिस्कॉम में डायरेक्टर टेक्निकल का चार्ज दिया गया है। इसके अलावा देवेंद्र सिंह जो कि अभी इस वक्त डायरेक्टर टेक्निकल का जिम्मा संभाल रहा है, साथ में सीएमडी का भी अतिरिक्त जिम्मा संभाल रहे हैं। उनको उनका कार्यकाल जो है उनको एक बार फिर से यथावत रखा गया है। इसके अलावा अलग अलग कंपनियों में अलग अलग अभियंताओं को जो कि महत्वपूर्ण पदों पर जो सीनियर मोस्ट पदों पर लगे हुए हैं उनको एडिशनल चार्ज के रूप में डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग कंपनियों में। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।